का जो टीचिंग स्टाइल है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जो सर का जो मेन जो क्लास के बाद जब सर हम लोग को मोटिवेट करते थे, मैं तो आज भी मिस करता हूँ उसे। और वो जो सर बातें बोलते थे वो मेरे आज भी कानों में गूंजती है। वेपर पावर साइकिल। हमारे पास दो टाइप के पावर प्लांट होते हैं। एक होता है वेपर पावर प्लांट और दूसरा होता है गैस पावर प्लांट। तो गैस पावर प्लांट में गैस से पावर प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी साइकिल्स अवेलेबल है, लेकिन वाटर से पावर प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही साइकिल अवेलेबल है। थियोरेटिकली अगर हम देखें तो हमको अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो वी हैव टू यूज द कार्नोट साइकिल। मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को यूज करनी है कार्नोट साइकिल। अब इधर देखो जरा, कुछ बातें अपन समझते हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। ये साइकिल कौन सी है? वेपर पावर साइकिल। तो ये आ गया वेपर डोम। अब इस वेपर डोम के अंदर मैं ड्रॉ कर लेता हूं कार्नोट साइकिल को। दोस्तों 1 से 2 क्या प्रोसेस हो रही है? टीएस डायग्राम है ये। आइसेंट्रोपिक क्या? आइसेंट्रोपिक अगर है तो दो ही चीज हो सकती है, या तो कंप्रेशन होगा या एक्सपांशन होगा। तो 1 से 2 क्या हो रहा है? 1 से 2 कंप्रेशन हो रहा है। 1 से 2 क्या हो रहा है? 1 से 2 हो रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। 2 से 3 आइसोथर्मल क्या हो रहा है? हीट अरे साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, एंट्रोपी कम हो रही है। तो क्या है ये? हीट रिजेक्शन। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और 4 से 1 आइसोथर्मल हीट एडिशन। वेरी गुड। अब दोस्तों यहां पे ऐसा क्या हो रहा है इस साइकिल में, ऐसा क्या हो रहा है इस साइकिल में जिसकी वजह से हम इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये साइकिल का प्रैक्टिकल यूज नहीं है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है दिस साइकिल? हाँ, आइसोथर्मल हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। बेटा ये यहां पे फेज चेंज हो रहा है 2 से 3 में, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल ही रहेगी। ठीक है, भले एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हीट रिजेक्शन करना है तो जो
मेरा सिंक होगा उसका टेम्परेचर इससे कम होगा, वो अलग चीज हो गई। लेकिन थियोरेटिकली तो यहाँ पे आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन बनता है क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। तो थियोरेटिकली ये वाली प्रोसेस तो पॉसिबल हो सकती है। सिमिलरली यहां पे भी फेज चेंज हो रहा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद 1 से 2 तक हो रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो अगर मैं टरबाइन लगा दूं तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन को भी पॉसिबल किया जा सकता है। अगर ये प्रोसेस कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो उसके प्राइमरी कारण है प्रोसेस 3 to 4। 3 से 4 आप क्या कर रहे हो? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। किसको कंप्रेस कर रहे हो आप? हाँ, वाटर किस स्टेट में है? वेपर में नहीं है। अगर वेपर में होता तो समस्या नहीं होती। लिक्विड प्लस वेपर स्टेट में है। अगर वेपर को कंप्रेस करना होता तो दिक्कत नहीं होती। हम यूज कर लेते एक कंप्रेसर का, और कंप्रेसर की सहायता से हम वेपर के प्रेशर को बढ़ा देते, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर लगा हुआ है। वेपर जो है वो वेपर को कंप्रेस करता है, तो वेपर को कंप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लिक्विड होता तब क्या करते? तब समस्या होती क्या? नहीं होती मेरे भाई। लिक्विड होता तो आप एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा लो, कोई भी पंप लगा लो, पंप से आप उसके प्रेशर को राइज कर सकते थे। अगर ये कंप्लीट वेपर होता तो मैं क्या कर लेता? अगर ये वेपर होता तो मैं कंप्रेसर का इस्तेमाल कर लेता। अगर ये कंप्लीटली लिक्विड होता तो मैं पंप का, हाइड्रोलिक पंप का इस्तेमाल कर लेता। करेक्ट है। समस्या यहां पे है कि स्टेट 3 पे मेरे पास मिल रहा है मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। तो दोस्तों, चूंकि ये लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिल रहा है, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिल रहा है, तो मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो लिक्विड और वेपर को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सके। आइदर आई कैन यूज अ कंप्रेसर और आई कैन यूज अ पंप। Compressor can be used for the vapor and liquid can be used for the pump, can be used by the pump. तो यहां पे समस्या जो आ रही है वो मेरे को मिल रहा है लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर, जो मेरे को प्रैक्टिकल तकलीफ दे रहा है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिल रहा है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको कोई समाधान दिखता है क्या? कंडेंस करके क्या करें? कंडेंस करके, वेरी गुड वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग पढ़ते नहीं हो, बस समस्या ये है। आप ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस 2 से स्टार्ट हुआ था, इसको 3 पे एंड मत करो, आप इसको एक्सटेंड कर दो 3 तक। राइट? यदि आप 3 तक एक्सटेंड कर दे रहे हो तो आपको क्या मिल गया? पूरा लिक्विड मिल गया। अब एक पंप लगा लेना और प्रेशर को राइज कर देना, समस्या का हो गया समाधान। राइट? अब यहां पे मैंने पंप लगाया, पंप लगा के मैं क्या करूंगा? प्रेशर को, सपोज ये प्रेशर था मेरा P1 लोअर प्रेशर और ये प्रेशर था P2। वेपर डोम के अंदर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। राइट? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? मैं एक पंप लगाऊंगा, पंप लगाऊंगा और पंप लगा के 3 से 4 की प्रोसेस पंप में हुई। राइट? अब 4 पे जो मेरे को प्रेशर मिल रहा है, 4 पे जो मेरे को प्रेशर मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू द, देखो ये जो है वो P1 जो है वो कंडेंसर प्रेशर है। देखो वेपर पावर प्लांट है, उसमें 2 इसेंशियल एलिमेंट हैं। क्या है इसेंशियल एलिमेंट? क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होगा? वेपर से लिक्विड में बनेगा। कंडेंसर चाहिए, बॉयलर चाहिए, टरबाइन चाहिए एक्सपांशन के लिए, और चाहिए पंप। अब देखो हुआ क्या, मैं आ गया 3 पे। 3 पे प्रेशर कितना है? P1 यानी कि कंडेंसर प्रेशर के बराबर है, लोअर प्रेशर के बराबर है। अब मेरे को क्या करना है?
कंडेंसर से निकलकर जाना है बॉयलर में। बॉयलर में कितना प्रेशर है? P2, जो कि P1 की तुलना में ज्यादा है, तो लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर में सप्लाई करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल वर्क करने के लिए मैंने एक 3 से 4 के बीच में एक पंप लगा दिया। ये पंप के 4 पे मेरे को जो प्रेशर मिल रहा है वो किसके बराबर हो चुका है? वो P2 के बराबर हो चुका है। अब P2 के बराबर हो गया है, तो अब यहां से अपन क्या करेंगे? हीट सप्लाई को स्टार्ट कर देंगे। यहां से अपन हीट सप्लाई को स्टार्ट कर देंगे। ये हमने हीट सप्लाई स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, देखो, मेरे को कार्नोट साइकिल मिली थी, कौन सी थी? किस नंबर से रिप्रेजेंट हुई है कार्नोट साइकिल? कार्नोट साइकिल मेरे को मिली 1 2 3 4 एंड 1। यही है ना? 1 2 3 4 1। बच्चों, आ रही है बात समझ में? अब मेरे को एक दूसरी साइकिल मिली है। 1 2 2 के बाद 3 नहीं, 3 डैश मिल रहा है, 4 डैश मिल रहा है, और 4 डैश के बाद 4 नहीं मिल रहा, 1 मिल रहा है। 4 डैश पे आप बॉयलर पे एंटर हो गए। ठीक है, ये साइकिल मेरे को मिल रही है 1 2 3 डैश 4 डैश एंड 1। ये सेकेंड साइकिल जो मिली है, इसको हम कहते हैं रैंकाइन साइकिल, एंड दैट इज द ओनली साइकिल यूज्ड इन द वेपर पावर प्लांट। इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत सारे होते हैं, वो अपन आने वाली क्लासेस में देखेंगे, लेकिन बेसिक जो साइकिल है वो रैंकाइन साइकिल मेरे को मिली 1 2 3 डैश 4 डैश 1। जो बेसिक साइकिल थी कार्नोट साइकिल, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस हो रही थी? दो आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोथर्मल। what are the processes in the Rankine cycle? 1 से 2 जो कार्नोट में था वही हुआ, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। 2 to 3 डैश, हाँ 2 to 3 डैश। अभी आप सही बोल रहे हो कि ये जो डायग्राम है इसमें आपको आइसोथर्मल दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पे जो हीट रिजेक्शन का प्रोसेस है उसको नेसेसरली आइसोथर्मल होना जरूरी नहीं है। यहां पे अभी जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, वहां पे जो हीट रिजेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, आप मेरे को कह रहे हो कि आइसोथर्मल है, तो आप एग्जैक्टली करेक्ट हो, क्योंकि ये डायग्राम के हिसाब से आइसोथर्मल सही है। लेकिन इसको आइसोथर्मल के सिवा मैं कुछ और भी बोल सकता हूं क्या? आइसोथर्मल आप कह रहे हो एकदम सही है, कोई और टर्म इसके लिए यूज कर सकता हूं क्या मैं? बाबू, वेपर डोम के अंदर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ में? क्या चेंज नहीं होगा? स्टेट तो चेंज हो रहा है मेरे भाई, स्टेट तो चेंज हो रहा है। साइकिल बनी तभी तो स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट तो चेंज हो ही रहा है। अरे यार, वेपर डोम के अंदर अगर आपको दिख रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो नेसेसरली वहां पर प्रेशर भी कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो प्रेशर क्या होगा? 1 atm होगा ना। तो 2 से 3, आप अगर ये 3 डैश अगर आप कह रहे हो कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस डायग्राम के हिसाब से ठीक है, लेकिन कई बार हम आगे जाएंगे तो, चलो आगे जाएंगे तब देखेंगे, उसका नेसेसरली आइसोथर्मल रहना जरूरी नहीं है।
उसको रहना जरूरी है आइसोबारिक। करेक्ट है? सॉरी 3 to 4 3 to 4 करेक्ट है, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। जो रैंकाइन सॉरी जो कार्नोट साइकिल में हो रहा था वही यहां पे भी हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 4 to 1, अभी ये तो डेफिनेटली दिख रहा है कि आइसोथर्मल नहीं है, दिख रहा है कि नहीं? कैसे आइसोथर्मल नहीं है? क्योंकि 4 से 4 के बीच में तो टेम्परेचर चेंज हुआ, 4 के बाद भले कांस्टेंट हो गया लेकिन पूरी प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, है ना? लेकिन पूरी प्रोसेस जो होगी दैट इज आइसोबारिक। पूरी प्रोसेस जो होगी दैट विल बी नेसेसरली आइसोबारिक प्रोसेस। तो क्या कह सकता हूं मैं कि कार्नोट साइकिल को डिस्कस करते हैं अपन। कार्नोट साइकिल को रैंकाइन साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि जो कंडेंसेशन का प्रोसेस लिक्विड वेपर में एंड हो रहा था, रैंकाइन साइकिल में नेसेसरली मेरे को उसको एक्सटेंड करके कहां तक लेके जाना है? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक। ये अपने बेसिक चेंज हमने किया। क्लियर? ये बेसिक चेंज होने के बाद अब रैंकाइन साइकिल में और कार्नोट साइकिल में प्रोसेस में क्या चेंज हो गया? पहले कार्नोट साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोथर्मल थे, रैंकाइन साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक रहे लेकिन आइसोथर्मल अब रिप्लेस्ड हो गया है आइसोबारिक प्रोसेस में। तो रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोबारिक प्रोसेस एंड 2 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, सॉरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। चलिए अब अपन फटाफट कंपेयर करते हैं, फटाफट अपन कंपेयर करते हैं रैंकाइन साइकिल को और कार्नोट साइकिल को एक बार। कौन सी साइकिल है कार्नोट साइकिल? 4, हाँ 1 2 3 4 1 दिख गई कार्नोट साइकिल। रैंकाइन साइकिल 1 2 3 4 1, राइट। अब बच्चा साइकिल दिख गई तो बहुत सारी चीजें अपन फटाफट कंपेयर कर सकते हैं। विच साइकिल प्रोड्यूसेस मोर वर्क? डेफिनेटली। तो अभी मेरे को दूसरा कारण समझ में आया कि कार्नोट को मैं क्यों नहीं इस्तेमाल करता। एक तो प्रैक्टिकल कारण मेरे को मालूम ही चल गया था कि लिक्विड और वेपर को हैंडल करना संभव नहीं है, और दूसरा ये है कि रैंकाइन साइकिल प्रोड्यूसेस मोर वर्क एज कंपेयर टू कार्नोट साइकिल। तो वर्क जो मेरे को मिलेगा, वर्क डन इन द रैंकाइन साइकिल इज ग्रेटर देन द वर्क डन इन द कार्नोट साइकिल।
आई बात समझ में? तो रैंकाइन साइकिल का वर्क डन मेरे को कार्नोट साइकिल से ज्यादा मिला, यही कारण है कि हम रैंकाइन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम रैंकाइन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हमारा नुकसान भी होता है क्या? नुकसान होता है हमारा, एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल इज लोअर देन द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास। रैंकाइन साइकिल की इसी चीज को समझ लीजिएगा, लास्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आगे इस पे सवाल बनेंगे। रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल से कम होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। क्यों कम होती है ये बताओ आप मेरे को। हीट सप्लाई ज्यादा हो जाती है। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का? 1 माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई ज्यादा होगी तो बेटा एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। तो हीट सप्लाई तो ज्यादा हो रही है, तो तुम्हारे हिसाब से तो एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन तुमने फॉर्मूला तो इस्तेमाल किया नहीं, क्योंकि फॉर्मूले को तुम पूरा देखते तो हीट रिजेक्शन भी साइकिल में बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? हीट रिजेक्शन भी बढ़ रहा है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके मैं कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाऊंगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी। आई कैन नॉट यूज दिस रिलेशन टू एक्सप्रेस की वेदर द एफिशिएंसी इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो रैंकाइन साइकिल में हीट सप्लाई बढ़ रहा है, अगर मैं सिर्फ इस पैरामीटर को देखता हूं तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन रिजेक्शन भी तो रैंकाइन दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन दिख रहा है कि नहीं? रैंकाइन साइकिल में हीट सप्लाई कितना हो रहा है? 4 से 1 तो रिजेक्शन हो रहा है बाबू, 4 से 1 तो रिजेक्शन हो रहा है, 2 से 3 तो हीट सप्लाई रैंकाइन साइकिल में ज्यादा हो रहा है। तो यहां से मेरे को लगेगा कि रैंकाइन की एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन रिजेक्शन भी रैंकाइन में ज्यादा हो रहा है, तो यहां से मेरे को लगता है कि एफिशिएंसी घट रही है। तो ये फॉर्मूले से मैं कंक्लूड नहीं कर सकता। करेक्ट? तो और क्या दिमाग लगाया जाए? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल? कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1, वेरी गुड, ये फॉर्मूला याद रखने में आप लोग एक्सपर्ट हैं। 1 माइनस T2 बाई T1। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज करके अपन डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये टेम्परेचर को मैं ले लेता हूं से T2, ये टेम्परेचर को मैं ले लेता हूं हायर टेम्परेचर T1, राइट? कार्नोट साइकिल में हीट रिजेक्शन कौन से टेम्परेचर पे हुआ? कार्नोट साइकिल में हीट रिजेक्शन जो हुआ वो T2 टेम्परेचर पे हुआ। रैंकाइन साइकिल में हीट रिजेक्शन, रैंकाइन साइकिल में जो हीट रिजेक्शन हुआ वो T2 टेम्परेचर पे ही हुआ। क्लियर? यानी कि रैंकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल दोनों के लिए T2 अभी इस डायग्राम के हिसाब से अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, इस डायग्राम के हिसाब से अपन कांस्टेंट मान सकते हैं। अब बात करते हैं हीट सप्लाई की। कार्नोट में हीट सप्लाई किस टेम्परेचर पे हुई? T1 पे हुई, करेक्ट है? रैंकाइन में हीट सप्लाई किस टेम्परेचर पे हुई? वो कुछ होगा इन बिटवीन T3 एंड T1, यानी कि T1 से कार्नोट साइकिल में पूरा का पूरा हीट सप्लाई 2' से 3 के बीच में हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा हीट सप्लाई हायर टेम्परेचर T1 पे हुआ है। लेकिन रैंकाइन साइकिल में क्या हो रहा है? रैंकाइन साइकिल का जो हीट सप्लाई का टेम्परेचर आएगा, अगर मैं एवरेज टेम्परेचर बोलूं, उसको मीन टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं, तो एवरेज टेम्परेचर रैंकाइन साइकिल में जो हीट सप्लाई का है वो T1 की तुलना में डेफिनेटली, क्योंकि यहां पे हीट सप्लाई T3 से शुरू हो जा रही है ना, और T3 जो है वो T1 से कम है, तो जो हीट सप्लाई का टेम्परेचर है रैंकाइन साइकिल में उसका क्या हुआ? हीट सप्लाई का टेम्परेचर जो रैंकाइन साइकिल में है उसका क्या हुआ? तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, एक शब्द को याद कर लो, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। कभी भी कोई सवाल पूछे ये चिपका देना, रैंकाइन साइकिल से रिलेटेड।
mean temperature of heat addition in Rankine cycle is lower than Carnot cycle. तो इसको, इस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूं, देखो इस प्रकार से, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय मीन टेम्परेचर ऑफ हीट सप्लाई. मीन टेम्परेचर ऑफ हीट सप्लाई. अब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट सप्लाई जो है वो रैंकाइन में कम है, तो रैंकाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लोअर. हेंस एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन is lower than Carnot. दोस्तों, हमने देखा कि रैंकाइन साइकिल को यूज करने से हमारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी लिक्विड और वेपर को हैंडल करने की, वो सॉल्व हो गई. रैंकाइन साइकिल को यूज करने से मेरा नेट वर्क आउटपुट बढ़ गया, लेकिन साथ में मेरा एफिशिएंसी का नुकसान हुआ. वो एफिशिएंसी का नुकसान आखिर क्यों हुआ? एफिशिएंसी का नुकसान? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कम हो गया, सिंपल सी बात है. एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल में जब भी पूछा एफिशिएंसी बढ़ी, क्यों बढ़ी, एक जवाब दे देना, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ गया. कम हो गई, काहे हो गई? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कम हो गया. वो छोड़ो. अभी अपन जानते हैं कि रैंकाइन की एफिशिएंसी कम है कार्नोट से. कारण क्या है कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन रैंकाइन में कम हो गया. तो वो क्यों हुआ? क्योंकि कार्नोट होता तो पूरा का पूरा हीट जो है वो टेम्परेचर 2' पे सप्लाई होता, लेकिन रैंकाइन में ये 2 से 2' तक जो हीट सप्लाई हुआ, दैट वाज एट द लोअर टेम्परेचर. बात समझ में आ रही है? देखो, कार्नोट में पूरी की पूरी हीट सप्लाई टेम्परेचर T2' पे होती, लेकिन रैंकाइन में 2 से 2' तक की जो हीट सप्लाई हुई है वो कम टेम्परेचर में हुई है. तो जो नुकसान का कारण है वो कौन हुआ? 2 से. वेरी गुड, इस चीज को ध्यान में रखिएगा. जो नुकसान का कारण है वो हीट सप्लाई फ्रॉम 2 to 2' है. बात समझ में आ रही है? तो अभी अपने को मान लो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? 2 से 2' तक का जो हीट सप्लाई अपन किए हैं, हमको दिमाग लगाना चाहिए कि इस हीट सप्लाई को हम कैसे कम कर सकें, क्योंकि ये जो हीट सप्लाई हो रही है वो लोअर टेम्परेचर पे हो रही है. तो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ टू रिड्यूस दिस हीट सप्लाई, और इसी को यूज करने के लिए हम मॉडिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं. अभी बेसिक कार्नोट साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोथर्मल. और रैंकाइन में क्या हो जाता है? 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोबारिक. कंप्रेशन और एक्सपांशन दोनों में आइसेंट्रोपिक होता है, लेकिन हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन कार्नोट में आइसोथर्मल होता है. वो हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन रैंकाइन में आइसोबारिक हो जाता है. रैंकाइन साइकिल यूज करने से नेट वर्क आउटपुट कार्नोट की तुलना में बढ़ जाता है, लेकिन नुकसान होता है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि 2 से 2' तक का जो हमने हीट सप्लाई किया था वो रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे किया था, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हुई. तो हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में कि ये हीट सप्लाई को, एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो ये 2 से 2' की हीट सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? 2 से 2' तक जो हीट सप्लाई हुई है इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि यही हीट सप्लाई मेरे नुकसान का कारण है. तो आगे आने क्लासेस में देखेंगे कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको फिर से ट्राई करो, और जो बन गए हैं उनको भी ट्राई करो कम से कम. जो ट्राई करना बेटा, कल डिस्कस करेंगे. एक दिन में पूरे क्वेश्चन बता दूंगा, घर जाके एक भी नहीं बनेगा. अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उनको जाके पहले
उनको पहले सॉल्व करो, फिर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। और जब बुक से अभी आप लोग सॉल्व करते हो तो पहले आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करो एंड देन गो टू द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट। जितने क्वेश्चंस आप बनाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो पहले सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, देन गो टू द अनसॉल्व क्वेश्चंस। तो अभी जो क्वेश्चन आज क्लास में हुए हैं और आपके नहीं हुए थे, तो पहले उनको जाके आंख बंद करके आप सॉल्व करिए, राइट। फिर जो क्वेश्चन नहीं बने उनको ट्राई करिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे कल क्लास में।